हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। जीएसटी की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज शायद हम लोग का क्लास नंबर 4 होना है। 3 क्लासेस हो गई हैं। हालांकि ऐसे देखा जाए तो 1.5 क्लासेस हुई हैं, क्योंकि 2 घंटे की बात हुई थी। 1-1 घंटे की क्लास चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय से चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। निश्चिंत रहने की है, निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम लोग को अब किसका धागा खोलना था। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। 7(1)(a) ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये था 7(1)(a). 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस का था। तो आज हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस का धागा खोलते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का धागा खोलते हैं। 7(1)(a) का पूरा धागा खुल चुका था और उससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह थे वो भी हम लोग कर लिए थे। अब 7(1)(b) का धागा खोलते हैं। 7(1)(b) बात करता था इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। 7(1)(b) की खास बात ये थी, 7(1)(b) की खास बात ये थी कि 7(1)(b) कहता था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुआ। क्या चीज, ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी एक और इंपोर्ट आएगा तो कंफ्यूजन नहीं। देखिए सीधी सी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई। 7(1)(b) क्या कह रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन यदि बीच में आया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन यदि बीच में आ गया तो भाई वो बिजनेस के लिए इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिजनेस के लिए इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम सप्लाई मान लेंगे, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। 7(1)(b) क्या कहता था, क्या कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है। क्या हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो भले ही वो बिजनेस के लिए हुआ हो या ना हुआ हो, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस यही हम लोग को समझना है। फटाफट देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। The connotation of supply gets expanded significantly through the second part of section 7, that is 7(1)(b), which brings within the ambit of supply the importation of service for a consideration, भले ही वो बिजनेस के लिए है या नहीं है। This is the only exception to the condition supply being made in the course or furtherance of business। तो भाई सप्लाई कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होता है तो ये, लेकिन ये उसका ओनली एक्सेप्शन है। एक एग्जाम्पल है रमैया वस्तावैया का, देख लेते हैं। एक रमैया है, एक रमैया है। रमैया क्या है, प्रोप्राइटर हैं। ठीक है, किसी बिजनेस के प्रोप्राइटर होंगे। वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं द आर्किटेक्ट सर्विस, रिसीव करते हैं आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस, अपने घर के लिए आर्किटेक्ट सर्विस वो रिसीव करते हैं फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक आर्किटेक्ट था, उसकी इन्होंने अपने घर के लिए सर्विस ली। उसकी इन्होंने कहाँ के लिए सर्विस ली, अपने घर के लिए सर्विस ली और कंसिडरेशन कितना दिया, 5,000 रुपये। तो भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो गया। तो द इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाई रमैया इज ए सप्लाई, दो भले ही ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, भले ही वो अपने घर के लिए मंगाए हैं, लेकिन भाई साहब उन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है और अपने घर के लिए की है, अपने घर के लिए की है, घर के लिए की है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो भाई ठीक है, उसमें बिजनेस हम देखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की बात करें यदि हम लोग, तो 7(1)(b) तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ। 7(1)(c) बोलता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ सप्लाईज ऐसी हैं जिनको हम सप्लाई मान लेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ क्या 4 ट्रांजैक्शन हैं जो अगर बिना कंसिडरेशन की भी हुई हैं तो भाई वो सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है,
तो वो दी हुई है शेड्यूल 1 में। तो ये है शेड्यूल 1 का बेयर। ये क्या है जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, शेड्यूल 1 का बेयर है। ये क्या है, शेड्यूल 1 का बेयर। अब इसमें क्या है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ, activities to be treated as supply even if made without consideration, even if made without consideration। तो activities to be treated as a supply भले ही वो बिना consideration के दी गई है। तो भाई अभी इन एक्टिविटी को देख लेते हैं क्या क्या है। 4 एक्टिविटी हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर। ये अभी बेयर पढ़ रहे हैं, अभी इसके हम लोग धागे खोलना बाकी है, धागे अभी खोलेंगे इसके बाद, ठीक है। शेड्यूल 1 का अभी धागा अलग से खुलेगा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अब ये क्या बोल रहा है, इसको समझिए। अभी हालांकि इसका धागा अलग से खोलना है, लेकिन हल्का फुल्का धागा खोलते हुए चलते हैं, ढीला करके रखते हैं, आगे भाई दिक्कत परेशानी ना हो। तो भाई ये बोल रहा है अगर बिजनेस एसेट्स है, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिजनेस एसेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बिजनेस एसेट्स की बात हो रही है, ठीक। तो बिजनेस एसेट्स यदि कोई है, तो अगर उस बिजनेस एसेट्स का आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, या परमानेंटली उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, या तो आप उस किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं परमानेंटली, या उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं परमानेंटली, यही 2 काम कर रहे हैं। और यदि आपने उस बिजनेस एसेट्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, आप जिस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उस एसेट्स पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, क्या हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो भैया सीधी सी बात है, भले ही आप उसके लिए 1 रुपया भी किसी से मत लीजिए, अगर आप उसका ट्रांसफर करते हैं परमानेंट या उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, वो आपका सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। चलिए पहला समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अभी डिटेल करनी है इसकी, ठीक। अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, पहले देखें ये 4 चीज क्या क्या है। अब आइए दूसरी चीज पे। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, दूसरा चीज बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहला क्या था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, पहला क्या था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, और दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। भाई किस चीज की सप्लाई, या तो गुड्स की, या तो सर्विसेज की, या तो दोनों की। बिटवीन अब सप्लाई किसके बीच में होनी है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। दूसरा बोलता है कि अगर सप्लाई हुई, चाहे वो गुड्स की हुई, चाहे सर्विसेज की हुई, चाहे दोनों की हुई, किसके बीच में हुई, बिटवीन रिलेटेड पर्सन, मतलब 2 रिलेटेड पर्सन के बीच में यदि कोई सप्लाई हो रही है, भले ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है, भले ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है, रिलेटेड पर्सन से हो रही है, या किससे हो रही है, या बिटवीन, ये अलग है, ये अलग है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है या तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, ठीक। अब भले ही वो सप्लाई किसकी हो, गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, या दोनों की हो, तो भैया क्या होगा फिर। अब डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं, ये भी चर्चा होगी, इसकी चर्चा भी अभी करेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये जो सप्लाई हो रहा है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ, किसके बीच में, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में या तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। और भैया सीधी सी बात है, और ये कोर्स
मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। मतलब ये बिजनेस के लिए, बिजनेस इन लोगों में जो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज हो रहा है ना रिलेटेड पर्सन में और डिस्टिंक्ट पर्सन में, वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। बिजनेस के लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा तो सप्लाई मान लिया जाएगा, बिजनेस के लिए होगा तो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यदि हम लोग करते हैं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यदि हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो क्या एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? नहीं भैया नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कोई गिफ्ट दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर कोई गिफ्ट दे रहा है ये पढ़िए, एम्प्लॉयर यदि अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब इसका उल्टा समझिए कि भैया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि गिफ्ट दिया और वो 50,000 से ज़्यादा हो गया, 50,000 से ज़्यादा हो गया, 50,000 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सप्लाई मान लिया जाएगा। जब 50,000 से ज़्यादा नहीं हुआ था, 50,000 तक गिफ्ट देगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लिखा है ना ट्रीटेड एज इन द सॉरी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब अगर गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ है तो इसका मतलब 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट हुआ तो भैया वो भी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो भाई दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किस चीज़ के लिए हो रही है? बिजनेस के लिए हो रही है। किसके बीच में हो रही है? रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है या तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है। क्या चीज़? सप्लाई ऑफ गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों की। तो भले ही वो बिजनेस के लिए हो रही है और इसमें चूंकि ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो भैया इसको हम सप्लाई मान लेंगे। और एम्प्लॉयर जो है अगर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे भी हम सप्लाई मान लेंगे। हाँ जी, थर्ड जो है अपना जो थर्ड आइटम है उस पर हम लोग आते हैं। तो हम लोगों ने अभी पहला और दूसरा किया। पहला दूसरा क्या किया? सबसे पहला किया कि परमानेंट ट्रांसफर। किसका? क्या किया? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ किसका? बिजनेस एसेट्स का। तो बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर जहां पे उस बिजनेस एसेट्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया गया है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया गया है और कोई बिजनेस एसेट्स हम फ्री में दे रहे हैं, कोई बिजनेस एसेट्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि अवेल नहीं किया गया है, क्लियर है, और उसका हम फ्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल किए हैं उस बिजनेस एसेट्स का तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे हमारा विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है? दूसरा अपने क्या बोले? सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या दो, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो या तो दोनों हो। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। कहाँ पे? बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा, अब ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन है वो सेक्शन 25 में दी हुई है, अभी हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, लेकिन अजय इनके बीच में सप्लाई हो रही है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई यदि हो रही है तो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक हुआ। गिफ्ट की एक बात हुई थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि गिफ्ट दे रहा है तो यदि वो उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है
तो भाई उसको हम सप्लाई में नहीं लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो उसको हम सप्लाई में लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज की बात यहाँ नहीं हो रही। तीसरे में क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स। और अभी चूंकि हम लोग शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन वाले पढ़ रहे हैं। कौन से ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं? विदाउट कंसिडरेशन वाले, ठीक, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ भाई सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है। सप्लाई ऑफ गुड्स कौन किसको कर रहा है? ये देखिए, पहला बाई अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कर रहा है? प्रिंसिपल अपने एजेंट को कर रहा है। अब चूंकि प्रिंसिपल यदि अपने एजेंट को माल भेजेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो उससे पैसा थोड़ी लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देगा ना, क्योंकि एजेंट फिर उसके बिहाफ पे उसको बेचेगा। भाई प्रिंसिपल ने यदि अपने एजेंट को गुड्स दिया तो वो गुड्स किस लिए देगा? ताकि एजेंट उसके बिहाफ पे बेचे ना, तो वो एजेंट से पैसा थोड़ी चार्ज कर लेगा, फ्री में ही देगा ना। इसलिए यहाँ पे उसको कवर किया गया, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। वेयर भाई प्रिंसिपल एजेंट कब भेजेगा? जब एजेंट ने अंडरटेक किया हो सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो भाई वही चीज है कि एजेंट को हम गुड्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे उसको सप्लाई कर सके, मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर सके। क्लियर है? अब क्या हुआ? पहला हुआ प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। दूसरा, एजेंट अब यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। सर ऐसा एजेंट भी प्रिंसिपल को सप्लाई करता है क्या? हाँ भाई, हमने अगर परचेज एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं तो वो हमारे बिहाफ पे परचेज करके मेरे पास माल भेजेगा ना, हमारे बिहाफ पे परचेज करके मेरे को माल भेजेगा, या जो हमारा सेल एजेंट है उसको भेजेगा। तो वो भाई हमको भेजे चाहे हमारे बिहाफ पे किसी और को भेजा तो हम ही को। तो बाई एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। अगर एजेंट ने माल भेजा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एजेंट टू प्रिंसिपल। अब ये कब होगा? जब एजेंट अंडरटेक करता है टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अगर वो परचेज एजेंट है हमारा तो वो हमारे बिहाफ पे परचेज करेगा, तब वो भी हमको माल भेजेगा। तो चूंकि हमारे बिहाफ पे वो परचेज कर रहा है तो वो हमको माल भेजेगा, तो हमसे चार्ज थोड़ी करेगा। उस माल का पेमेंट तो हम ही करेंगे। तो फिर वो जो गुड्स भेजेगा उसका कोई चार्ज हमसे थोड़ी करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही भेजेगा। तो इसलिए वो भी यहाँ ट्रांजैक्शन कवर हो गई। तो भाई 3 ट्रांजैक्शन हुई शेड्यूल 1 वाली। सबसे पहली, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या था? रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच की सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली। तीसरी, प्रिंसिपल टू एजेंट, क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स, या एजेंट टू प्रिंसिपल, क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, 3 हो गए, 3 ट्रांजैक्शन हुए। चौथे ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि सर अभी हम लोगों ने इंपोर्ट का पॉइंट पढ़ा, 7(1)B इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पढ़ी। भाई साहब ये जो चौथा पॉइंट है ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। ये भी क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। ठीक, पढ़ लीजिए। अभी हम एनालिसिस दोनों का बढ़िया से करवाते हैं, घबराने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ धागा खोल के पढ़ेंगे, एक एक चीज को एकदम बढ़िया से अंदर घुस के पढ़ेंगे।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है, किससे भी इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किससे हो रहा है, इसके पहले हमने इंपोर्ट पे ध्यान कहाँ दिया था, कंसीडरेशन है, पहले वाले में कंसीडरेशन है, पहले वाले इंपोर्ट में 7(1)(b) वाले इंपोर्ट में याद है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन, भले ही बिजनेस के लिए है या नहीं है, भले ही बिजनेस के लिए है या नहीं है, किस चीज के लिए था वो, कंसीडरेशन था। यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है, ये शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है, ये है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, भाई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, किससे कर रहा है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, किससे कर रहा है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन से कर रहा है, या और लगा है ना, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, या तो वो अपने रिलेटेड पर्सन से कर रहा है, या तो वो अपने रिलेटेड पर्सन से कर रहा है, या अपनी कोई और उसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट है उससे कर रहा है, या तो उसकी कोई अपनी और एस्टेब्लिशमेंट है उससे कर रहा है, ठीक, जो आउटसाइड इंडिया है। और ये भी क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो एक देखिए दो फर्क आए, पहला जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम लोग पढ़े थे, पहली बात तो उसमें कंसीडरेशन थी, उसमें कंसीडरेशन थी, और वो बिजनेस के लिए था कि नहीं था उससे मतलब नहीं था, उससे मतलब था ही नहीं, वेदर आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था या नहीं था। अब यहां पे क्या फर्क आ गया, एक तो वहां कंसीडरेशन थी लेकिन यहां नहीं है, लेकिन यहां पे कंसीडरेशन नहीं है, यहां पे कंसीडरेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज उसमें लिखा था कि वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के लिए है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें, ठीक, चीजें क्लियर हुई। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग और तबियत से एनालिसिस थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्लियर है, 1 मिनट अभी कराते हैं। हाँ जी, तो आइए एनालिसिस करते हैं इसका। इंपोर्ट, सिर्फ इंपोर्ट नहीं भाई, ये है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में दो चीजें हैं, एक है 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक, और एक है फोर्थ आइटम ऑफ क्या, शेड्यूल 1। तो भाई एक है अपना 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, और एक है फोर्थ आइटम ऑफ शेड्यूल 1, क्या है, फोर्थ आइटम ऑफ शेड्यूल 1, क्लियर है। 7(1)(b, अब देखिए वर्डिंग पे ध्यान देते हैं, वर्डिंग पे ध्यान देते हैं। 7(1)(b क्या बोलता था कि भाई 7(1)(b) कहता था कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक, इंपोर्ट ऑफ सर्विस थी, यहां भी थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां भी थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यहां क्या थी, कंसिडरेशन थी, यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ शेड्यूल 1 में कि भाई साहब शेड्यूल 1 में क्लियर लिखा है कि ये जो 4 आइटम है विदाउट कंसिडरेशन यदि हैं तो भैया सप्लाई हैं, भले ही विदाउट कंसिडरेशन है सप्लाई है, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन की हम लोग बात कर रहे थे उसमें शेड्यूल 1 में, तो यहां तो कंसिडरेशन नहीं है।
अगर एक बात और करें, अगर हम एक बात और करें तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई, कंसिडरेशन हुई। बिजनेस की यदि बात करें तो यहां पे बिजनेस था कि नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता था, हो सकता भी था और नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पे बिजनेस चाहिए, यहां पे बिजनेस चाहिए, यहां पे बिजनेस चाहिए। क्लियर है? अब ये क्या था? फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से भी आप इंपोर्ट करिए। ये क्या था? फ्रॉम एनी पर्सन, है दोनों सप्लाई ही। भाई एनालिसिस क्यों हो रही है? भाई फर्क जानना जरूरी है कि शेड्यूल 1 वाला क्या है, शेड्यूल 1 वाला क्या है और मेन प्रोविजन वाला इंपोर्ट क्या है। तो ये था फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक। लेकिन ये किससे था? ओनली फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन। ये शॉर्टकट यूज कर रहे हैं हम, सॉरी, इसको आप लोग लिख लीजिए। आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी और डीपी मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, कृपया ध्यान दें। तो भैया ये हमने धागा खोला दोनों का। अब देखिए एक एक धागे क्लियर दिख रहे हैं भाई। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस थी। 71B में कंसिडरेशन थी। फोर्थ आइटम ऑफ शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन नहीं है। बिजनेस के लिए ये था कि नहीं था, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फोर्थ आइटम ऑफ शेड्यूल 1 में बिजनेस के लिए होना जरूरी है और ये किसी से भी हो सकती थी इंपोर्ट। और लेकिन ये जो शेड्यूल 1 वाला आइटम है सिर्फ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन से ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे एक ट्विस्ट निकल के आता है कि सर यदि हम, एक क्वेश्चन आया ना दिमाग में, आया कि नहीं, कि रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन की बात आ रही है तो फ्री में करेंगे, फ्री में अगर इंपोर्ट करेंगे तो सप्लाई है। अगर पैसा मंगा के किए तो, अगर कंसिडरेशन आ गई तो वो कहाँ कवर होगा? तो वो तो 71B में कवर होगा ना। लेकिन यहाँ पे एक अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जब अपने वहाँ चलेंगे ना एग्जामिनेशन चैप्टर में भी ये सारे कुछ करेंगे। अभी धीरे धीरे साथ साथ में इसलिए बताते जा रहे हैं कि अभी कुछ चीजें क्लियर होती जाए, ज्यादा बेटर है। वहां पे खाली रेफरेंस देंगे फिर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिलेटेड पार्टी से अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और कंसिडरेशन भी है, अगेंस्ट कंसिडरेशन, लेकिन पर्पज इसका पर्सनल है। पर्पज इसका यदि पर्सनल है, मतलब हमने घर के लिए लिया, कुछ घर के लिए कोई आर्किटेक्ट की सर्विस ली अपने भाई से, भले ही कंसिडरेशन है। भाई कंसिडरेशन नहीं है तब तो भाई यहाँ शेड्यूल 1 में आ जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन है पर्सनल पर्पज के लिए तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये एग्जेम्प्ट है। अभी बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगी एग्जाम्शन के चैप्टर में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो समझ में नहीं आया, ओहो। अभी यहाँ समझने की जरूरत नहीं है भैया, अभी यहाँ नहीं समझो इसको हम लोग तबियत से समझेंगे। वहां पे इसके धागे खुलेंगे भाई, वहां पे इसके धागे खुलेंगे, वहां स्पेसिफिकली इसी की बात होगी। कैसे, क्या, कब, कहाँ, क्यों, क्या रिलेटेड पार्टी में डिस्टिंक्ट पर्सन भी आएंगे, वो सब उस समय चर्चा होगी, बात का विषय है। अभी आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ हमने किसका धागा खोला? 71B का और शेड्यूल 1 के फोर्थ आइटम का। अब ये धागे आपको अलग अलग दिखे, क्लियर हुए, समझ में आए तो आगे बढ़ा जाए। ठीक सर समझ में आ गया, ओके। आइए हम लोगों ने तो अभी एनालिसिस कर लिया, अब इंस्टीट्यूट का एनालिसिस भी एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। परमानेंट ट्रांसफर की बात हो रही है, इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह इंस्टीट्यूट ने दी थी, वो एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं फटाफट। हाँ आइए, हाँ ये एग्जांपल करते हैं। परमानेंट ट्रांसफर वाला एग्जांपल है ये, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वाला, ठीक है। तो भाई अगर हम लोग ध्यान दें इस पे,
तो ये लिख रहा है ध्रुव कोई हैं, उन्होंने अपना ओल्ड लैपटॉप, मतलब उसके पास पुराना लैपटॉप पड़ा था, उसने यूज किया था अपने बिजनेस में, उसने अपने बिजनेस में एक लैपटॉप यूज किया, ध्रुव ने अपने बिजनेस में एक लैपटॉप यूज किया, उसको क्या किया, अपने मित्र को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी, बिना पैसे के ट्रांसफर कर दी, परमानेंट ट्रांसफर हो गया। और क्योंकि बिजनेस में यूज किया तो बिजनेस एसेट्स भी हो गई ना, हो गई कि नहीं? तो this will qualify as supply provided input tax credit has been availed by Dhruv on such a laptop। तो भाई यहाँ पे ये इसको सप्लाई मान लिया जाएगा प्रोवाइडेड कि उस लैपटॉप पे इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने ली हो। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लें, आप नहीं भी ले सकते हैं। आप इनकम टैक्स में भी एक प्रोविज़न है कि यदि आप इनपुट टैक्स इनकम टैक्स का अभी जीएसटी में भी है, इनकम टैक्स में भी है एक प्रोविज़न, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे आईटीसी में ही, कि आपने डेप्रिसिएशन यदि जीएसटी वाले अमाउंट पे भी चार्ज कर लिया तो भैया उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई कहानी हुई थी कि मान लीजिए 50,000 का लैपटॉप खरीदा होगा, उस पर 10,000 जीएसटी रही होगी, तो उसने अगर 60,000 पे डिप्रिसिएशन मारना स्टार्ट कर दिया तब तो कहानी खत्म। लेकिन अगर उसने सिर्फ 50,000 पे डिप्रिसिएशन मारा तो भैया 10,000 का आईटीसी वो ले लिया, तो आईटीसी लिया और यहाँ फ्री में दिया तो भैया आ गए जीएसटी में, आ जाओ भैया सप्लाई हो गई। ठीक, चल भाई आओ एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं। ये क्या बोलता है, एक डीलर है, ये बोलता है कि एक डीलर है, और डीलर किसका है भाई, एयर कंडीशनर का डीलर है, मतलब एयर कंडीशनर बेचता है। एक डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई अब ये एग्जांपल जानने के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर आना चाहिए। उसमें ब्लॉक क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक क्रेडिट में साफ साफ लिखा हो भैया कि मोटर व्हीकल पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी हर चीज पढ़ेंगे, एक एक शब्दों को खोल खोल के पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी घबराइए नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, अभी एक नया पॉइंट आया हमने आपको बताया यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने के लिए वो पॉइंट समझना जरूरी है। भाई आईटीसी में एक ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं, हालांकि इसके भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं कि अगर हम मोटर खरीद रहे हैं बेचने के पर्पज के लिए, व्यापार के लिए, तो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन हम मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए, अपने बीवी बच्चों को साथ में घुमाने फिराने के लिए या बिजनेस में यूज करने के लिए, रोज ऑफिस आने जाने के लिए खरीद रहे हैं, तो भैया उस पर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते हैं भैया, सीधी सी बात है, साफ मना किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो एयर कंडीशनर का डीलर है, इसने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया क्या, मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कर दिया। अब शेड्यूल 1 का जरा पहला ध्यान दीजिए, क्या था भैया, किताब पलटिए और उस पेज पे जाइए, जरा देखिए क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। सर हुआ तो है परमानेंट ट्रांसफर। फिर क्या था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर लिया हुआ होना चाहिए, यहाँ तो नहीं लिया हुआ है क्योंकि ब्लॉक था, यहाँ पे लिया, देखिए लिखा भी हुआ है कि आईटीसी ऑन साइड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। अब ब्लॉक्ड मतलब ये हुआ, ब्लॉक्ड से मतलब ये हुआ कि भाई उस पर हमको आईटीसी नहीं मिली। ठीक, फिर द ट्रांजैक्शन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट्स। जो ट्रांसफर हुआ है वो फुलफिल नहीं हुआ तो भैया इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, बात खत्म, क्लियर है, बढ़िया एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक, अब ये था दूसरा वाला था सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, रिलेटेड पर्सन की
मीनिंग जो रेलेवेंट डेफिनेशन में दी हुई है रिलेटेड पर्सन की मीनिंग यहाँ पे भी दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले रिलेटेड पर्सन होते कौन है वो तो जान लें। रिलेटेड पर्सन मतलब फैमिली की बात नहीं हो रही, फैमिली का तो डेफिनेशन पढ़ ही लिए हम लोग, यहाँ रिलेटेड पर्सन की बात हो रही है। रिलेटेड पर्सन कौन है? अब देखिए किसकी बात हो रही है। सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। इसमें जरा ऊपर का पढ़िए तो समझ में आ गया। ये डायरेक्ट ना पॉइंट उस पे आ गया, मुद्दे पे ही आ गया। ऊपर पढ़िए, माहौल ऊपर बना हुआ है। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, ये क्या चल रहा है? हाँ जी, तो पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन। क्या बोल रहा है? पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ। अब ये क्या बोल रहा है कि वो पर्सन जो है ये क्या किसी पर्सन की बात कर रहा है। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, ये दोनों जो है पर्सन भी और लीगल पर्सन भी ये रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे यदि अब यहाँ जो सच पर्सन की बात हो रही है ना, ये ऊपर जो पर्सन बोल रहा है पर्सन और पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, ये लोग तब रिलेटिव माने जाएंगे जब सच पर्सन आर ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स कहाँ है ऑफ वन अनदर्स बिजनेस में। तो भाई इसका यदि हम लोग एनालिसिस करना चाहें तो सबसे पहले तो यहाँ रिलेटेड पार्टी ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला इसमें ए बी पॉइंट तो है नहीं, हाँ पहला ही है ऑफिसर डायरेक्टर है अनदर बिजनेस में, ठीक है। तो एक ये बंदा है, ठीक, और एक ये बंदा है, ठीक, ये इसका बिजनेस है और ये इसका बिजनेस है। अब ये क्या है, ये इसके बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर है और ये बंदा इसके बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर है। तो भाई अगर ऐसा हुआ कि वो हमारे बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर है या हम उसके बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर हैं, तो भाई हम दोनों जने मतलब या नहीं, हम दोनों जने एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर हैं, तो हम दोनों वो बिजनेस नहीं, हम दोनों रिलेटेड पर्सन कहलाने लगेंगे। दूसरा एनालिसिस क्या है, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, मतलब कि वो या तो एलएलपी में एक साथ पार्टनर है, किसी एलएलपी में एक ही फर्म में पार्टनर है, या तो एलएलपी में है या तो फर्म में है। तो एलएलपी में होंगे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं ना, एलएलपी में पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं और फर्म में पार्टनर बोलते हैं। तो अगर वो लोग एक ही एलएलपी में पार्टनर है या फर्म में एक ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं या फर्म में सिर्फ पार्टनर हैं, मतलब एक ही फर्म में दो व्यक्ति एक ही फर्म में पार्टनर है, तो आपस में जितने भी पार्टनर्स लोग हैं ना जितने भी पार्टनर्स लोग वहां पे हैं, जैसे मान लीजिए इस फर्म में 5 लोग पार्टनर हैं, तो ये 5 लोग एक दूसरे के लिए रिलेटेड पर्सन होंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। क्लियर? तो ये भी हो गया, ये हुआ। नेक्स्ट है
सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। भाई अभी बात हो रही थी वो 50,000 की गिफ्ट वाली, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। तो अब यहां क्या बोल रहा है, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं तो वो आपस में फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं, रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। क्लियर है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब ये बोल रहा है थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है या ओन कर रहा है या होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है या होल्ड कर रहा है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। कितना, मोर देन इक्वल टू 25%, मोर देन इक्वल टू 25%। क्या क्या चीज का 25%, वोटिंग स्टॉक या शेयर या दोनों, या दोनों, वोटिंग स्टॉक या शेयर या दोनों। तो थर्ड पर्सन यदि कंट्रोल ओन होल्ड कर रहा है, थर्ड पर्सन यदि कंट्रोल ओन होल्ड कर रहा है, ठीक, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कितना, मोर देन इक्वल टू 25%, वोटिंग स्टॉक का या वोटिंग शेयर का, ऑफ बोथ ऑफ देम, ऑफ बोथ ऑफ देम। तो ये बोथ ऑफ देम, शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। बोथ ऑफ देम मतलब किसी दो पर्सन की बात हो रही है, किसी दो पर्सन की बात हो रही है। अब इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक थर्ड पर्सन है, ठीक, ये एक थर्ड पर्सन है। ये एक बिजनेस है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक, और ये एक दूसरी कंपनी है, ये एक दूसरी कंपनी है। ये बंदा ये क्या करता है, ये बंदा इसमें भी कितना होल्ड करता है, 25%, मोर देन इक्वल टू 25% होल्ड कर रहा है। और भैया ये चीज और, यही बंदा इसमें भी मोर देन इक्वल टू 25% होल्ड कर रहा है, 25% होल्ड कर रहा है ना। चलिए, तो ये एक बंदा दो लोगों में मोर देन 25% होल्ड कर रहा है, मोर देन इक्वल 25%। तो भैया ये दोनों आपस में ना, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाने लगेंगे। क्लियर, फिर से पढ़ते हैं। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल ओन्स होल्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर देन इक्वल टू 25% वोटिंग स्टॉक या शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों में। तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली द अदर्स, वन ऑफ देम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। मतलब मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूं या कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, दोनों में से एक ही है। ऐसा नहीं कि मैं भी वो कर रहा हूं कंट्रोल, वो भी हमको कंट्रोल कर रहा है, तब नहीं। या तो मैं जब उसको कंट्रोल कर रहा हूं तो भी रिलेटेड पर्सन दोनों हो गए, या अगर वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो भी हम दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट है अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। तो भाई अब ये क्या बात हो रही है, एक तीसरा व्यक्ति दोनों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। ये जैसे ऊपर आया था, ऊपर कंट्रोल ओन होल्ड था, उसमें भी लीगल पर्सन भी आ गए, यहां सिर्फ कंट्रोल की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है दोनों को, यहां भी थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा था दोनों में, यहां दोनों में। ऊपर जो हरा वाला है, हरा वाला में क्या था, थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा था दोनों, कंट्रोल ओन होल्ड कर रहा था दोनों में, ठीक। यहां क्या कंट्रोल कर रहा है दोनों को, ये फर्क है इसमें। यहां एक आदमी किसी दो को कंट्रोल कर रहा है तो वो दोनों
वो दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। फिर सच पर्सन जिसको रिलेटेड बनाना है, टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब भैया अभी तक थर्ड पर्सन दो में कंट्रोल कर रहा था, अब दो जने मिलके एक थर्ड पर्सन में कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दो पर्सन मिलकर थर्ड में जो कंट्रोल कर रहे हैं थर्ड को, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिलेटेड। फिर सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। भाई सेम फैमिली के मेंबर हैं तो रिलेटेड है ही है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो रिलेटेड रहेंगे ही। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। वन ऑफ देम इज सोल एजेंट। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनियर ऑफ द अदर। कोई एक आदमी या तो सोल एजेंट है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या है, एजेंट, मतलब हमारा एजेंट भी हमारा रिलेटेड पार्टी होता है सर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी। अगर हम किसी को सोल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हमारा प्रोडक्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है, तो वो हमारा रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। एक ही एजेंट रखा है, सोल एजेंट, या कंसेशनियर कोई रखे हैं हम लोग, तो वो भी हमारा रिलेटेड होगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, ये हो गया हमारा रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन। अब इसको एक बार आप रीड करिए और फिर देखिए कि अगर इसमें कुछ और चीज़ें हो सकती हैं क्या, कि समझ में आ गई। हालांकि कुछ दो एग्जाम्पल हैं, ये कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, एक मिस प्रिया है, वो क्या कर रही है, 30% शेयर होल्ड की हैं, कहाँ पे, एबीसी लिमिटेड में, और 35% शेयर होल्ड कर रही हैं XYZ लिमिटेड में। तो भाई 30% कहाँ होल्ड कर रही हैं, एबीसी में, और 35% कहाँ होल्ड कर रही हैं, XYZ में। तो भाई अब बताइए, क्या ABC और XYZ आपस में रिलेटेड है? पहला ही पढ़ा हम लोगों ने, 25 जो हरा वाला था, 25% कि थर्ड पर्सन जो है अगर दो लोगों में कंट्रोल कर रहा है तो वो दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। कंट्रोल का मतलब क्या था, मोर देन इक्वल टू 25% था। ठीक है, ये हो गया, इजी है। आगे बढ़ते हैं। Q लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशन मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल जो होती है आर लिमिटेड की, उसमें क्या डिसाइडिंग रोल है, किसका है, क्यू लिमिटेड का डिसाइडिंग रोल है। इसके बिना कहे वहां कुछ भी नहीं होता है। तो क्या ये कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट क्यू लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड, दस क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड आर रिलेटेड। तो बिल्कुल भाई ये कहा जा सकता है। क्लियर है? तो भाई वन पर्सन यदि अनदर को कंट्रोल कर रहा है तो अभी तो दोनों रिलेटेड हो गए। भाई वन पर्सन वो मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूं, याद है? तो यहाँ पे वन पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। क्लियर है? आइए एक काम करते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। अब एनालिसिस में, सॉरी शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटेड पर्सन के बीच में यदि सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस या बोथ हो रहा है, ठीक, तभी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हो गई। अब फिर उसमें एक और शब्द था कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी यदि सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ बोथ हो रहा है तो क्या होगा। तो उसके पहले भाई डिस्टिंक्ट पर्सन को जानना जरूरी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन को जानते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन जो है वो कहां पे स्पेसिफाई किया गया है, सेक्शन नंबर 25 में। ये क्या बोलता है कि अभी इसमें कुछ ज्ञान बोला, एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसको समझते हैं। इंस्टीट्यूट को का भी सम्मान करना जरूरी है, ये भी बहुत कुछ लिखा है ना भाई, पूरा पढ़ लेते हैं। बिफोर वी गो थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, लेट अस फर्स्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सही बात बोल रहा है
कि इससे पहले कि हम लोग जाएं स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन पे, पहले भैया रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें आप जान लीजिए। क्या भाई क्या बताना चाह रहा है, इसका डिटेल जो है चैप्टर 9 रजिस्ट्रेशन का है, वहां पे इंस्टीट्यूट कराएगी। अंडर जीएसटी लॉ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। भाई जीएसटी में एक चीज है कि सप्लायर को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यदि आप पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन तो है, तो आप कीजिए, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में आपकी कोई दुकान है और आपने उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और यदि आप अपनी दूसरी दुकान आप उत्तराखंड में खोलना चाहते हैं, तो भैया वहां आपको उस दुकान के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेम रजिस्ट्रेशन दो स्टेट में नहीं चलते हैं, हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। तो भाई स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। उसके बाद ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई। जहां से भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उस स्टेट में, अगर वो स्टेट अलग है तो वहां से उसको अलग से भैया वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। भाई थ्रेशोल्ड तो एक्सीड करनी ही चाहिए, तभी तो लेगा वो 10। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अ स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मतलब ये बोल रहा है कि जहां से टैक्सेबल सप्लाई करेंगे वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले थ्रेशोल्ड कितना भी हो। ठीक, उसका आप कितनी भी थ्रेशोल्ड आप क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। और आइए और देखिए नीचे क्या इंस्टीट्यूट बताती है। अब ये बोल रहा है सिंस रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, वो क्या होता है? पैन बेस होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में वो पैन बेस होता है। क्लियर? वंस अ सप्लायर इज लाइबल टू रजिस्टर ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच ही ऑपरेट्स and makes taxable supply under the same PAN. Further, he is normally required to obtain single registration in a state UT. However, where he has क्या multiple places of business in a state UT। भाई अगर एक ही स्टेट यूटी में आपका मल्टीपल बिजनेस है, ठीक है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप तो सिंगल से काम कर लीजिए, सबके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन रखिए, या सबके लिए आप चाहें तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन सिंपल टर्म। तो भाई रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए आप कि ये इंस्टीट्यूट ने अभी क्या बताना चाहा। इंस्टीट्यूट आपको ये बताना चाह रही है बेटा कि अगर आपका धंधा कोई एक स्टेट में है, ठीक, तो वहां तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे यदि आपकी थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है। लेकिन अगर आपका धंधा कोई और स्टेट में भी है तो उस स्टेट के रजिस्ट्रेशन से आप वहां काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका थ्रेशोल्ड ज्यादा हो गया है तो वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, क्लियर है? क्लियर? अब एक बात ये बोल रहा है कि अगर एक ही स्टेट में आपके पास 10 बिजनेस है, 10 प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो सिंगल में रजिस्ट्रेशन में काम करिए, चाहें तो हर एक बिजनेस के लिए आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, बात खत्म। ये चीजें क्लियर हुई। अब आइए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन whether within the same state or in different state are considered as distinct person। अब ये क्या बोल रहा है, इसको जरा समझिए। ये कह रहा है कि सर
ये एक बिजनेस एक स्टेट में, ये एक बिजनेस किसी और स्टेट में है, और ये 3-4 बिजनेस हैं किसी और स्टेट में। क्लियर? अब भाई इसका अलग रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हम मान के चलेंगे रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इसका अलग रजिस्ट्रेशन होगा, ये अलग स्टेट है, इसका अलग रजिस्ट्रेशन होगा, और ये सब इसी से काम चलाएंगे, ठीक। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हमने अलग करा रखा है, ठीक है, ये थोड़ा अलग व्यापार है, इसको हम थोड़ा अलग रखना चाहते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी हम अलग से ले रखे हैं। एक रजिस्ट्रेशन पे हमारा ये 3 बिजनेस चल रहा है, और एक और धंधा चल रहा है मेरा सेम स्टेट में दूसरे रजिस्ट्रेशन पे। क्लियर है? अब समझ गए? अब ये कह रहा है कि भैया अगर दो व्यक्ति सेम पेन पे यदि आप रजिस्टर्ड हैं, सेम पेन पे यदि आप रजिस्टर्ड हैं, तो भले ही आप रजिस्टर्ड हैं सेम स्टेट में या आप रजिस्टर्ड हैं अनदर स्टेट में, भाई साहब आप डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। मतलब ये अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो ये लोग तो डिस्टिंक्ट पर्सन है ही हैं, ये और ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन हैं। हालांकि सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने बोला ना कि जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे कोई तकलीफ नहीं है यदि आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि भैया अगर एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिए तो जो दूसरा रजिस्ट्रेशन है ना सेम पेन पे, उसको हम आपका डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। ठीक, वो पर्सन मतलब आपसे अलग हो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो गया, अब अलग दिखने लगा, वो उसका रजिस्ट्रेशन अलग हो गया ना, अब उसका परपीचुअल सक्सेशन आ गया अलग से। क्लियर है? ये चीज अभी बात हो रही थी। अब क्या हुआ? वही चीज बोल रहा है कि वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट यूटी हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट यूटी नॉट नेसेसरीली रजिस्टर्ड, these establishment are considered as establishment of distinct person। अब ये समझिए, एक है डिस्टिंक्ट पर्सन, एक है डिस्टिंक्ट पर्सन, और एक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। भाई ये क्या अलग हो गई क्या? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ये पढ़िए, ये पैरा हम फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक, establishment of person with separate registration whether within the same state UT या another different state UT। अगर रजिस्टर्ड हैं, सेम हो चाहे अलग स्टेट में हो, तो भैया वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। पेन गिर गई मेरी। तो वो क्या डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट यूटी, लेकिन उसके पास अनदर एस्टेब्लिशमेंट है डिफरेंट स्टेट यूटी में, हालांकि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो दीज एस्टेब्लिशमेंट आर कंसीडर्ड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको समझिए ऐसे। ये मेरा एक बिजनेस है एक स्टेट में, और ये एक और बिजनेस है दूसरे स्टेट में। ठीक, और ये एक बिजनेस है हमारा तीसरे स्टेट में। ये हम रजिस्टर्ड हैं, ये भी रजिस्टर्ड हैं, और ये रजिस्टर्ड हम नहीं हैं, नॉट रजिस्टर्ड। ये क्या है? नॉट रजिस्टर्ड। क्लियर है? अब समझिए भाई, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, प्लस ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन भी हो गए, दोनों हो गए। कैसे 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 सर? पढ़िए, ये बोला कि भाई एक ही पेन पे दो रजिस्ट्रेशन है, सेम स्टेट में हो या अनदर स्टेट में, तो भैया डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो गए।
अब नीचे क्या बोल रहा है, वेयर, यहां से पढ़िए, यहां से वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट यूटी एंड हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट स्टेट यूटी, भले ही क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरली रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड भी तो हो सकती है, रजिस्टर्ड भी तो हो सकती है। ये बोल रहा है कि आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में है, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, हम उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। तो भैया ये रजिस्टर्ड है तो भी एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन तो है ही है, और चूंकि रजिस्टर्ड है इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन भी है। अब इसका यूज आगे आएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन, इतना हम जोर क्यों दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने भी जोर दिया है भाई, समझाया है अलग से लिख लिख के, तो हम भी जोर दे रहे हैं, आगे इसका मतलब आएगा। अब ये बताइए ये क्या है, ये रजिस्टर्ड है, ये नॉट रजिस्टर्ड है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं हुए, स्टेट अलग हो गई, रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं हुए, लेकिन भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं हुए लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। क्लियर, अब समझ में आ गया साफ साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो दिया हुआ है, वो भैया सेक्शन नंबर 25 में दिया हुआ, वही हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक। अब देखिए एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एक मोहन है, वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है दिल्ली में, और वो एक और रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन्ड ब्रांच ऑफिस। मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। तो वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली आपस में क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग अलग हो गई। तो भाई डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए ये क्या चार्ट बना के दे रहा है भाई, एक रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, दूसरी वेस्ट बंगाल में है, तो दोनों क्या होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, ठीक। ये भी हम लोग समझ ही गए हैं, इसमें कोई एनालिसिस वाली बात है नहीं। हाँ अब ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ऋषभ इंटरप्राइजेज वाला। ये बोल रहा है ऋषभ इंटरप्राइजेज एक है, कौन है, ऋषभ इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, वो ओन किए हैं एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट है, ठीक है। इट हैज ओपनड अ लीकर शॉप इन रायपुर, रायपुर उत्तराखंड में अभी इन्होंने एक लीकर शॉप खोल दिया भाई, महाराष्ट्र में ऑलरेडी इनका एक रेस्टोरेंट चल रहा है और इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में लीकर शॉप खोल दिया। लीकर क्या है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। तो भाई वो तो एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो ऋषभ इंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में उनको रजिस्ट्रेशन लेने की भी जीएसटी में जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। टैक्सेबल सप्लाई अगर वो करते तो लेने की जरूरत पड़ती। तो भाई इन दिस केस क्या हुआ कि भाई एक नॉन रजिस्टर्ड हो गया और एक रजिस्टर्ड होगा, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं हुए, लेकिन भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो गए ना। हाँ वही देखिए लिखा, इन दिस केस एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लीकर शॉप इन उत्तराखंड शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक। सप्लाई ऑफ महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तराखंड शॉप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को
एक ही माना जाता है। ये दोनों अलग अलग इसलिए समझा रहा है कि डिस्टिंक्ट पर्सन में एस्टेब्लिशमेंट और डिस्टिंक्ट पर्सन भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई है सप्लाई, ये अलग से है, बात तो वही है ना। ये एक एग्जांपल करिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, रघुवीर फैब्रिक करके एक संस्था है, वो क्या करती है 1000 शर्ट ट्रांसफर की है, 1000 शर्ट ट्रांसफर की है अपने फैक्ट्री से। फैक्ट्री कहाँ पे उसकी, लखनऊ में। फैक्ट्री कहाँ उसकी, लखनऊ में। टू हिज रिटेल शोरूम में कहाँ पे, रिटेल शोरूम कहाँ, दिल्ली में है। तो भाई फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में, और उसका शोरूम कहाँ है, दिल्ली में। तो यूपी से दिल्ली उसने माल भेजा, यूपी से दिल्ली माल भेजा। अब चूंकि यूपी से दिल्ली माल भेजा, 1000 शर्ट भेजा, तो भाई अब वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो ही गई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो ही गई। तो यहां पे तो भैया ये सप्लाई हो गया ना। सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ द रघुवीर फैब्रिक आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट, रजिस्टर्ड है तो फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, तो पक्का डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, in the state where they are located, although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitute supply. Clear है? अब ये देखिए, अभी रघुवीर फैब्रिक का नया कहानी, ये सेम रघुवीर फैब्रिक है, उन्होंने 1000 शर्ट फिर ट्रांसफर किया, अपनी फैक्ट्री उनकी कहाँ थी, लखनऊ में, रिटेल शोरूम कहाँ था, कानपुर में। अरे यार, दिल्ली में नहीं, अब कानपुर में हो गया, अब लखनऊ से कानपुर में ही भेज रहे हैं, सेम स्टेट में। सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, तो इट हैज टेकन वन रजिस्ट्रेशन द स्टेट, यूपी में एक ही लिए हैं, और लखनऊ को फैक्ट्री डिक्लेयर किए हैं एज ए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और कानपुर शोरूम को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर दिखाए हुए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंस नो कंसिडरेशन इज चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री to retail showroom in the same state under single registration does not constitute supply। अरे भैया समझिए बात को, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सेल्फ सप्लाई हो गई, डिस्टिंक्ट नहीं। अब सेम स्टेट में रजिस्टर्ड, सेम स्टेट में 2 एस्टेब्लिशमेंट है और दोनों एक ही सिंगल रजिस्टर्ड हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो हुए नहीं, दोनों एक ही पर्सन हुए ना, तो ना ही वो डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होने के लिए अनदर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होना चाहिए, आपका स्टेट के बाहर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो भैया जब ना ही डिस्टिंक्ट पर्सन हुए, ना ही एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन हुए, तो भैया जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है ना, तो भैया चार ही जो अपना शेड्यूल में पढ़ रहे ना, सिर्फ 4 ही बिना कंसिडरेशन के सप्लाई माना जाता है, नहीं तो बिना कंसिडरेशन नो सप्लाई, जनरल रूल है जीएसटी लगने का। तो भैया इस पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं माना गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग का कहानी हो गया है। अब देखिए कुछ नोटिफिकेशन वगैरह बचे हैं, मोल्ड्स एंड डाई वाला है, कुछ और नोटिफिकेशन है, हाँ, फिर गिफ्ट एम्प्लॉय वाला है, वो भी अलग से भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और बाकी हम लोग कल करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ों का आराम से करते हुए चलेंगे अपने, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, एकदम जीएसटी को घोंटते हुए चलना है, एकदम घोंटते हुए चलना है। ओके, क्लियर है? चलिए नमस्कार।